स्वागत है आपका न्यू कवरेज स्टडी में। आइए पढ़ने चलते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.2 को देखने से पहले उसके इंट्रोडक्शन के विषय में जान लेते हैं। चलिए आइए जानते हैं पहले उसके इंट्रोडक्शन के विषय में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना है नंबर 1 पे HCF पढ़ना है, नंबर 2 पे पढ़ना है हमारे LCM, नंबर 3 पे हमें पढ़ना है HCF तथा LCM में संबंध। LCM में संबंध तो हमें 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है और इन 3 चीज़ों में अगर बात की जाए तो सबसे पहला नंबर HCF की बात करें तो HCF हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 1.1 जहाँ आप लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे हमने HCF के बारे में बात की है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले LCM को। तो चलिए आइए पढ़ते हैं LCM को। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं यहाँ पे LCM को। चलिए देखते हैं LCM क्या होता है। LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाइकेशन हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। संक्षेप में बात की जाए तो इसको संक्षेप में लासा भी कहते हैं। लासा कहते हैं। तो अगर LCM की बात की जाए, लासा की बात की जाए तो लासा को हम 2 विधियों से निकालते हैं। सबसे पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होती है। चलिए आइए देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखने के लिए हम मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गुणनखंड विधि देख रहे हैं और इस गुणनखंड विधि में हम एक उदाहरण ले रहे हैं। मान लेते हैं 20 और 25 2 संख्याएं हैं और इस दोनों का हमें LCM निकालना है। इन दोनों का LCM निकालना है 20 और 25 का। तो हम इन दोनों का LCM एक बार गुणनखंड विधि से हल करके देखेंगे, उसके बाद एक बार हम भाग विधि से हल करके देखेंगे। तो हम दोनों तरीक़ों से पहले देखेंगे, पहले गुणनखंड विधि से फिर उसके बाद भाग विधि से। तो पहले हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए पहले इसको हम कई भागों में तोड़ते हैं। तो 20 को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग लासा निकालते थे बचपन में, सेम वैसे करेंगे। पहले यहाँ 2 से भाग करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख लेंगे। इसी प्रकार हम 25 को करेंगे, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। अब हम लोगों ने HCF में पढ़ा था कि दोनों में जो चीज़ कॉमन होता है वही चीज़ लिखा जाता है। लेकिन अगर हम बात LCM की करें तो LCM में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको हम 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, जो चीज़ कॉमन मिलेगा हमें उसको भी लिखना है और जो चीज़ कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे 2 देखा जाए यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, तब भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है, इसमें नहीं है, तब भी इसको हम लिख लेंगे। अगर इस 5 को देखा जाए तो 5 यहाँ मिल रहा है, तो 5 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको 5 को हम एक ही बार लिखेंगे। बाकी ये 5 बच रहा है तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ से जब गुणा कर आएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 5 20, 5 100। तो यहाँ से हमारा LCM आ जाएगा 100। तो ये तो थी हमारी गुणनखंड विधि। अब हम बात कर लेते हैं भाग विधि की। जब भाग विधि से करना होता है तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं,
भाग विधि के लिए हम दोनों को एक साथ लिखते हैं, वो भी कामा लगा के। तो 20 और 25 को एक साथ लिखेंगे कामा लगा के। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह लिखते हैं। फिर सबसे छोटी संख्या से पहले दोनों को काटा जाता है, दोनों को विभाजित करते हैं सबसे छोटी संख्या से। तो यहाँ पहले 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से यहाँ विभाजित करेंगे तो 2 2 हमारा 20 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से ये कटेगा नहीं तो सेम ऐसे रह जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि 2 से कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ पे 2 से पुनः काटेंगे, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 25। फिर इसके बाद देखेंगे अब किस संख्या से कटता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 से नहीं कटेगा, तो हम संख्या को 5 से काटेंगे। तो यहाँ 5 से अगर काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 25। अब पुनः हम इसको 5 से काट देंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा और 1। इसका मतलब होता है कि एलसीएम में हमें संख्याओं को तब तक काटते रहना है, तब तक विभाजित करते रहना है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। जहाँ पे लास्ट में 1 1 आ जाएगा वहीं पे हम विभाजित करना छोड़ देंगे और इसको गुणा करके लिख लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम के लिए हम इसको गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, सबका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 5 20, 5 100। तो ये हो जाएगा हमारा भाग विधि से। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है और भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के संबंध के विषय में। चलिए आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के संबंध के विषय में। तो बात करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ के संबंध के विषय में। तो आप लोग जानते हो कि एचसीएफ जो होता है उसमें जो कॉमन मिलेगा केवल उसी चीज़ों को लिखा जाता है, बाकी एलसीएम में जो चीज़ कॉमन मिलेगी उसे भी लिखेंगे और जो चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी उसको भी लिखना होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार अगर देखा जाए कि दोनों में संबंध क्या होता है तो उन दोनों के संबंध के विषय में भी हम यहाँ से देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास, तो यहाँ से देखते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। अगर एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध की बात करें तो यहाँ पे पहले हम कोई संख्या लेते हैं। मान लेते हैं 20 और 25 लिया गया, दो संख्याएं हैं। अगर ये दोनों संख्याएं हैं तो पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों को हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को लिख लेते हैं। अगर 20 और 25 का एलसीएम लिखा जाए तो अभी हमने निकाला था कि 20 और 25 का जो एलसीएम होता है वो होता है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 100 होता है। अगर इसके एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ कितना होता है? एचसीएफ मतलब वह बड़ा से बड़ा विभाजक जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। तो 20 और 5 को विभाजित करने वाली संख्या देखी जाए तो वो है 5। तो यहाँ से एचसीएफ हो गया 5। अगर दोनों में संबंध की बात करें तो अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए, अगर यहाँ से हम गुणा करें 20 और 25 का तो हमारे पास क्या मिलता है? 25 दूना 50 हो जाएगा, 500 आ जाएगा। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का अगर गुणा करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है? 500 मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। इनके बराबर होता है। अगर यही दोनों संख्याओं को हम अलग अलग मान लें, पहली संख्या मान लें गुणे दूसरी संख्या मान लें,
तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर यहाँ एलसीएम को हम लासा लिखते हैं और एचसीएफ को लिखते हैं मासा। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अगर इसमें कोई तीन चीज़ें पता हो, कोई एक चीज़ ना पता हो, तो यहाँ से हम इस फार्मूले की मदद से उसको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हमें पहली संख्या निकालनी हो, तो पहली संख्या निकालने के लिए पहली संख्या को हम इधर रोक लेंगे, बराबर इस दूसरी संख्या को उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। तो इस प्रकार पहली संख्या निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी हो, पहली संख्या पता हो, तब भी हम इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार चेंज कर लेंगे। अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या को हमें क्या कर देना है, लासा और मासा के नीचे भेज देना है। अगर हमें पहली संख्या भी पता हो, दूसरी संख्या भी पता हो और लासा पता हो, लेकिन हमें मासा निकालना हो, तो हम इस लासा वाले को भी इधर भेज देंगे। तो यहाँ से अगर हमें दो संख्याएं पता हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है, लासा पता है लेकिन मासा नहीं पता है, तो इसके लिए हम मासा बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। तो ये तो था मासा निकालने के लिए, अगर हमें लासा पता हो तब के लिए। अगर मान लीजिए हमें मासा नहीं पता है, लासा निकालना है, अगर मान लीजिए हमें मासा पता है, लासा निकालना है, तो हम लासा के लिए फार्मूला बना लेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। तो ये तो था हमारा एलसीएम तथा एचसीएम में संबंध। अब हम इसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे कि इस पे आधारित प्रश्नावली 1.2 के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखें। आइए बच्चों, पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 को और देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पाँचवा है 7429। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं 140 को। तो यहाँ पे 140 का अगर हमें गुणनखंड लिखना है, तो सबसे पहले जैसे हम बचपन में लासा निकालते थे, सेम वैसे यहाँ पे 140 को तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 140 को तोड़ने के लिए सबसे पहले हम भाग करेंगे 2 से। तो यहाँ पे जब 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 7 बार, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ 0 उतार लेंगे। फिर उसके बाद भाग करेंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब अगर देखा जाए 2 से, तो 2 से इसमें नहीं जाएगा पहाड़ा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किस संख्या से काटते हैं, 5 से काटते हैं। तो 5 का पहाड़ा अगर 35 में ले जाएं तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 5 सत्ते 35। अब इस 7 को हम काटते हैं 7 से, तो आ जाएगा 1। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हमें नोट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये तो था हमारा पहला। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार देखेंगे। दूसरा इसका कर रहा है 156। तो 156 के लिए भी हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे और 156 को भी सेम ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, 2 से काटेंगे इनको। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16।
फिर उसके बाद लास्ट में देख रहे हैं सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 9 18। अब देख रहे हैं 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। उसके बाद हम 13 से काट देंगे, तो 13 एकम 13। अब इन्हीं चीज़ों को हम ले जा करके यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हो गया हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। अब हम देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। तो इसका नंबर 3 में है 3825। अब हम 3825 का भी सेम इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे 3825 को। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे लास्ट में इकाई के अंक पे 5 है, तो अगर इकाई के अंक पे 5 है तो सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे, तो यहाँ 5 से काटते हैं पहले। अगर यहाँ 5 से विभाजित किया जाए तो पहाड़ आ जाएगा, 5 सते 35, 7 बार 3 बच जाएगा, 32 हो जाएगा, 5 छक 30, 2 बचेगा, 5 25। फिर उसके बाद पुनः हम 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बच जाएगा, 26 हो जाएगा, 5 25, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अब उसके बाद फिर से देखा जाता है कि ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 से अगर देखा जाए तो लास्ट में 5 है नहीं, इस कारण ये 5 से नहीं कटेगा। तो आइए इसको काटते किससे हैं, 7 से। देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 7 से देखा जाए तो यहाँ पे 7 से भी नहीं कटेगा। तो अब देखते हैं किससे कटेगा। 3 से यहाँ काट देते हैं, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 सते 21। फिर उसके बाद काट देंगे 17 से, तो 1 आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। जब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटी संख्याओं को लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, तो 3 गुणे 3, फिर गुणे 5 कर लेंगे, गुणे 5 गुणे 17। तो ये तो था हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसके चौथे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से चौथा देखा जाए तो हमारे पास है 5005। तो इसको भी सेम जैसे इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, सेम उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 5005 को सबसे पहले हम काटेंगे किससे, 5 से काटेंगे। यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, 0 बचेगा, फिर 0 बचेगा, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ से बच गया 1001। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 5 से तो कटेगा नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे काटते हैं 7 से, उससे बड़ी संख्या से। तो यहाँ से 7 से काटते हैं यहाँ पे, तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब अगर बात करें 7 से, तो यहाँ तो 7 से कटेगा नहीं। अगर 7 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे देखते हैं और किस संख्या से ये कट सकता है। अगर हम बात करें 9 से, तो 9 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। तो हम चेक करते हैं 11 से ये कटेगी कि नहीं कटेगी। तो यहाँ पे हम 11 से ले जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा 3, 33 हो जाएगा, 11 तिहाई 33 कर लेंगे। अब इसको काटेंगे 13 से, तो 13 एकम 13। अब इसको पुनः हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये तो हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड रूप। अब हम बात करते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की। इसका 5वां है
7,429। अब 7,429 को देखा जाता है तो यहाँ से देखा जाए तो पहले इसको चेक करते हैं किससे कटेगा। लास्ट में 9 है तो इसका मतलब ऐसी संख्या से कटेगा जिसके इकाई अंक पे या तो 3 हो या तो फिर 7 हो। तो यहाँ पे चेक करते हैं पहले 13 से चेक कर लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 13 से अगर चेक करें तो 13 चौका 52, 13 पच्ची 65 हो जाएगा। अगर 65 हो जाएगा तो बचेगा 9, 92 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, तो 13 से ये नहीं कटेगा तो हम इसको 13 से ना काट के उससे ऊपर की संख्या से काटते हैं। तो यहाँ से हम काटते हैं 17 से। अगर यहाँ 17 से काटा जाए तो 17 चौका 68 हो जाएगा। बचेगा कितना, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51 कर लेंगे, 17 तिया 51, बचेगा 1, 17 तिया 51 करेंगे तो यहाँ से 11 बच जाएगा और 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 हो जाएगा। जिन बच्चों को ये समझ में ना आ रहा हो वो देख लें, 17 से यहाँ भाग करके देख लें जिनको ना समझ में आ रहा हो। यहाँ पे हमने 17 चौका 68 किया, 6 बच गया। 17 तिया 51 किया, यहाँ से 11 बच गया, 19 हो गया। 17 सत्ते 119 हो गया तो यहाँ से ये कट गया। तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे किससे कटेगा। तो यहाँ पे लास्ट में 7 है तो 17 से कटेगा नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं 19 से। तो यहाँ से 19 से काटते हैं तो 19 दूना 38 हो जाएगा। अगर 19 दूना 38 हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5 बचेगा और ये 57 हो जाएगा। तो 19 तिया 57, तो यहाँ से बचेगा कितना, 23। अब 23 से काट देंगे इसको। 23 से जब काटेंगे तो 23 एकम 23, पुनः इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये तो था हमारा 7,429 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको लिखा गया। और अब हम इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पे हमें बच्चों क्या करना है कि हमें जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। दोनों निकालने के बाद उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी चीज़ को हमें दिखाना है। तो चलते हैं दिखाते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला है 26 गुणे 91, या कह सकते हैं 26 और 91। दूसरा है 510 और 92। तीसरा है 336 और 54। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला है इसमें 26 और 91। तो यहाँ पे 26 और 91 का सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास 2 विधियाँ हैं और इन दोनों विधियों में किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हम गुणनखंड विधि से निकालें या फिर भाग विधि से। तो आइए हम पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो इस 26 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 13 दूनी 26, तो 2 गुणे 13 लिख सकते हैं इसको। फिर 91 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 13 लिखेंगे, 13 सत्ते 91 होता है। अब यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में जो चीज़ कॉमन है केवल उसी चीज़ों को लिखना है। तो यहाँ पे देखें दोनों में कॉमन है 13, तो यहाँ से एचसीएफ मिल गया 13। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो जो चीज़ कॉमन मिलेगा उसको एक ही बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 यहाँ मिल रहा है, बाकी और कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे। यहाँ पे 7 देखा जाए तो 7 एक ही बार मिल रहा है, तो 7 को नोट कर लेंगे। 13 देखा जाए ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो 13 को हम केवल एक बार लिखेंगे
और इन संख्याओं को गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 13 सते 91। तो यहाँ से गुणा कराएंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, आ जाएगा 182। अब इन दोनों का हम संबंध देखते हैं। तो अगर संबंध की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो यहाँ से अगर दो संख्याएं देखी जाए तो एक संख्या आपकी 26 है, दूसरी 91। तो इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। एक संख्या 26 है, दूसरी 91 है, दोनों का गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर हम 26 गुणे 91 लिखेंगे बराबर, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम अगर देखा जाए तो 182 है। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। अब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे, 26 और 91 का गुणा करा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जब गुणा कराएंगे तो 6 कम 6, 6 9 54 हो जाएगा। 2 से गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, यहाँ से हो जाएगा 6, 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करने पे आएगा 2366। उसके बाद हम गुणा कराएंगे 182 और 13 का, तो 13 दूनी 26 के 6, हासिल आए 2, 13 8 104 और 2 106 के 6 लिख देंगे, हासिल 10 आ जाएगी। 13 कम 13 10 23। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। अतः दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। बाकी बच्चों आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लगाएंगे। जो नहीं आएगा आपको वो आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर हम लिख देते हैं। तो अगर दूसरे का आंसर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरे का आंसर है हमारा 46,920। ये सेकंड का आंसर है, आप लोग लगाइएगा। और थर्ड के आंसर की बात की जाए, अगर हम थर्ड के आंसर की बात करें तो यहाँ से हमारा आएगा 18,144। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लगाइएगा। बाकी आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर